खूबसूरत बहू का राज। सुंदरी शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी बदसूरती को निहारते हुए आंसू बहा रही होती है। तभी उसकी माँ मेनका फुसफुसाती हुई कमरे में आती है। बस भगवान, इस बार मेरी बेटी का घर बस जाए तो बाहर उतरे। अरे ये क्या सुंदरी, अब तक तो तैयार नहीं हुई। लड़के वाले किसी भी वक्त आते ही होंगे। अगर उन्होंने तेरा दाग धब्बे भरा चेहरा और ये अध जला चेहरा देख लिया तो दूर से ही भाग जाएंगे। अरे इतना महंगा मेकअप क्या रखे रहने के लिए ही नोट खर्च किए थे। जल्दी से मेकअप करके अपना ये दाग धब्बों से भरा चेहरा सजा ले। मगर माँ, मेकअप से मेरे चेहरे के दाग धब्बे छिपाकर शादी करना, ये तो सरासर धोखाधड़ी होगी। अरे बंद करिए भाषण झाड़ना। क्या लगता है, अरे कौन सा लड़का तेरे भद्दे रूप के साथ तुझे अपनाना चाहेगा। आज के समाज में सिर्फ सुंदरता का मोल है। अब तैयार हो जा। अपनी माँ मेनका के आगे बेचारी सुंदरी घुटने टेक देती है और अपने चेहरे की बदसूरती को मेकअप के जरिए ढककर सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होकर लड़के वाले के सामने आती है। जहाँ बैठा शुभ उसकी सुंदरता का कायल था, मगर उसे क्या खबर थी कि वो एक महज मेकअप का झूठ था। कुछ देर बाद, बहन जी, आपकी बेटी तो सूरत की बड़ी धनी है। नाक नकश कितने तीखे हैं इसके, और कद काठी भी मेरे बेटे से मेल खा रही है। अब तो आपकी सुंदर बेटी ही मेरे घर की बहू बनेगी। ये सुनकर मेनका सभी को मिठाई खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी मन ही मन कुड़ते हुए कहती है, सच ही कहा था माँ ने, जमाना सिर्फ खूबसूरती का कायल होता है। सभी सिर्फ इंसान की सुंदर सूरत देखते हैं, मगर कोई ये नहीं देखना चाहता कि वो काया से कपटी है, छली है या प्रेमी। अब मुझे भी अपने बदसूरत चेहरे को इस मेकअप में कैद करके इस दौड़ की दोहरी जिंदगी जीनी ही होगी। गुजरते समय के साथ सुंदरी की शादी शुभ से हो जाती है और वो बहू बनकर ससुराल आ जाती है। अरे शकुंतला, सुना है तेरी बहू बहुत सुंदर है, जरा चेहरा तो दिखा। अरे ऐसे कैसे चेहरा दिखा दूं? रीत रस्म नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे भी कल ही तो बहू की मुंह दिखाई की रस्म है। मुंह उठाकर चली आना। थोड़ी ही देर में सभी बाराती और गांवगढ़ अपने घर चले जाते हैं और शकुंतला बोलती है, सुंदरी बहू, तू भी शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी। जाकर आराम कर ली। जी माँ जी। सुंदरी अपने कमरे में आकर शीशे के सामने खड़ी होकर अपने खूबसूरत चेहरे को देखकर दुखी होते हुए कहती है, सुना था कि आईना हमेशा सच बोलता है, मगर आज इसके सामने एक झूठा खूबसूरत चेहरा खड़ा है। सच तो ये है कि ये सारे रिश्ते मुझे झूठी सुंदरता की सौगात में मिले हैं। जिस दिन मेरी असलियत इनके सामने आएगी, उस दिन ये ससुराल मुझ बहू के लिए सैलाब बन जाएगा। ऐसा कहते हुए बहू की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं। तभी उसका पति शुभ उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। आप कब आए? हाँ, बस अभी, जब तुम अपने चांद से चेहरे को आईने में देख रही थी। सचमुच सुंदरी, मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा कि उसने मेरे हाथों को कोहिनूर का हीरा सा दिया है। तो मेरी जिंदगी में वो जलता हुआ जुगनू बनकर आई हो जो रात के अंधेरे को अपनी टिमटिमाहट से रोशन करता है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं शुभ कि मैं जुगनू नहीं बल्कि दागदार चांद हूँ। आपका प्यार भी मुझे मेरी खूबसूरती के खैरात में मिल रहा है। गुजरते हुए लम्हों के साथ शादी की उस रात सुंदरी और शुभ एक दूसरे के हो जाते हैं। सुबह होते ही सुंदरी जागकर अपने चेहरे के जले हुए भाग और अपनी बदसूरती को मेकअप की बारीकियों से छुपा लेती है। इससे पहले कि कोई उठे, मुझे जल्दी से कामकाज खत्म करना होगा। सुंदरी झटपट से सारा कामकाज पूरा करके सभी के लिए नाश्ता बनाती है। इतनी देर में सभी खाने की मेज पर आकर बैठ जाते हैं और सुंदरी के ससुर दयाराम बोलते हैं, अरे देख रही हो भाग्यवान, बहू के आ जाने से घर का कोना कोना जैसे जी उठा है। हाँ शुभ के बाबूजी, बहू ने तो घर की जात ही बदल दी। दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि सुंदरी खाना लेकर मेज पर खाना परोसती है। अरे वाह बहू, क्या स्वादिष्ट खाना पकाया है। ये ले, तेरे ससुर जी की तरफ से शगुन। सचमुच बहू, क्या जायकेदार खाना बनाया है तूने। तेरे हाथों में जादू है। मेरे तो भाग्य खुल गए जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। शक्ल अकल में धनी होने के साथ साथ गुण की भी गड़ी हुई है। अपनी सास ससुर की तारीफ सुनकर सुंदरी उभरी हुई मुस्कान देती है। कुछ देर बाद, बहू,
ये साड़ी मैंने खास तेरे मुंह दिखाई के लिए खरीदी थी। शाम को इसे पहनकर समय से तैयार हो जाना। वैसे तो सब तेरे खूबसूरत चेहरे को देखकर जल भुनी जाएंगी। जी ठीक है माँ जी। बहू अपने सास के कहे अनुसार शाम होते ही सज धज कर तैयार हो जाती है। तभी मोहल्ले की औरतें तोहफा लेकर घर आती हैं, जिसके साथ मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। अरे आ गया, आजा रज्जो, और मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर। हाँ हाँ क्यों नहीं। रज्जो जैसे ही शकुंतला की सुंदर बहू का घूंघट उठाती है, सुंदरी की खूबसूरती देखकर बोलती है, अरे शकुंतला, तेरी बहू तो हूर की परी जितनी खूबसूरत है। अरे शुभ के तो बागे ही खुल गए, अप्सरा जैसी बीवी मिली है उसे। अरे बस कर रज्जो रानी, क्यों मेरी बहू के खूबसूरत नुरानी चेहरे को नजर लगा रही है। चल तू आ सुशीला। अरे खरा सच कहाँ है रजनी, तेरी बहू तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। अरे बहू जरा बता तो, तेरे इस खूबसूरत चेहरे का राज क्या है। क्यों सुशीला, इस बुढ़ापे में तुझे भी खूबसूरत बनने की खुमारी चढ़ रही है क्या? पाँव कब्र में पड़े हैं, मगर सुंदर होने की होड़ देखो। इस तरह एक एक करके सभी पड़ोसने शकुंतला की खूबसूरत बहू का चेहरा देखती हैं। समय गुजरता है, सुंदरी हर दिन मेकअप की बारीकियों से अपने बदसूरत चेहरे को खूबसूरत बना लेती है। मगर एक सुबह सुंदरी देर तक सो रही होती है, जिस मारे उसके चेहरे का मेकअप पूरे बिस्तर में लिपट जाता है और उसकी बदसूरती उभर आती है। अरे आज बहू को क्या हो गया है? बाकी दिन तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। जैसे ही शकुंतला अपनी बहू के कमरे में कदम रखती है तो सुंदरी की बदसूरती देखकर हक्की बक्की होकर चीख पड़ती है। उसकी चिल्लाहट से शुभ और सुंदरी झुंझलाहट के साथ उठ जाते हैं। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? बेटा बहू का चेहरा जला हुआ है, इसका मतलब वो खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ धोखा और फरेब था। खूबसूरती की आड़ में मेनका अपनी बेटी को हमारे पल्ले बांध गई। शकुंतला की जली भुनी बातें सुनकर सुंदरी फफक फफक कर रोते हुए बार बार एक ही शब्द दोहराती है, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मैंने कहा था माँ को सच न छुपाने को। मेरा मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि एक बदसूरत लड़की को जीने का अधिकार नहीं। जिसके बाद सुंदरी भागती हुई किचन में जाती है और अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर माचिस जलाने वाली ही होती है। तभी वहाँ पर सभी लोग भागकर आते हैं और सुंदरी को बचाकर शुभ कहता है, अरे होश में आओ सुंदरी, अरे अपने बदसूरत चेहरे के लिए तुम अपनी जान देने चली हो। कुछ खत्म नहीं हुआ, तुम अभी खूबसूरत हो और चेहरे की खूबसूरती सारी उम्र साथ नहीं चलती। साथ चलता है तो प्यार और विश्वास। भले तुम्हें खूबसूरत नहीं रही, मगर मैंने तुम्हारी आंखों में खराई को देखा है। बहू अपनी सास के बर्ताव को दिल से न लगाना। पल भर के लिए मैं भूल गई थी कि तेरा व्यवहार कितना भला और मिलनसार है। और तू चिंता मत कर, हम तुझे बड़े डॉक्टर से दिखाएंगे। झूठी खूबसूरती का राज खुल जाने के बाद भी पूरा ससुराल बहू के साथ खड़ा होता है। सुंदरी इस सच को न तो निगल पा रही थी न उगल पा रही थी, क्योंकि उसने तो अपनी बदसूरती बाहर आने के माहौल की बुरी छवि पहले ही मन में बसा ली थी, मगर अब वो छवि धुंधली हो रही थी। शुभ और शकुंतला ने सुंदरी को बड़े बड़े सर्जन से दिखाया, जहां एक सर्जरी के बाद बहू का बदसूरत चेहरे पर जले हुए गहरे दाग परिवार के साथ और डॉक्टर के अथाह प्रयास से धुंधले पड़ गए। आज सुंदरी अपने ससुराल में पूरी तरह से घुल मिल गई है। उसके मन में बसा हुआ खूबसूरत चेहरे का खौफ भी खत्म हो गया है। जौनपुर गांव में गोपी नाम का एक गरीब मोची रहता था। बेहद कच्ची उम्र में उसके माता पिता इस दुखदाई दुनिया को अलविदा कह गए। अपने पीछे उस बच्चे के लिए एक झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं छोड़ गए। एक रात गांव में बहुत तेज तूफान उठा, बिजली भी जोर जोर से कड़क रही थी। भगवान जी, आपने मेरी माँ बाबूजी को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। न मेरे पास कुछ भी खाने को है, न ही भूख के मारे न मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। अनाथ गरीब गोपी भूख से छछनता हुआ रात भर रोते रोते नींद की गोद में समा जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागकर वह अपने मोची पिता के झोले को लेकर बाजार आता है। वहाँ से गुजर रहे रईस रामलाल को घेर कर कहता है, जूते चप्पल सिलवा लो, बूट पॉलिश करवा लो। साहब जूते पॉलिश करवा लो, 5 रुपए में कर दूंगा। 2 दिन से इस गरीब के पेट में एक दाना नहीं गया। अनाथ बच्चे की बेहाली देखकर रामलाल का दिल पसीज जाता है और वह ना चाहते हुए भी जूते पॉलिश कराता है। ये लो साहब,
दोनों जूते पॉलिश कर दिए हैं। अरे वाह बच्चे, तू तो बड़ा मेहनती है। तेरे हाथों ने तो मेरे जूतों की शान ही बदल दी। ये ले, तो 5 की जगह 10 रुपए रख। रामलाल गरीब मोची के लिए सहानुभूति दिखाकर उसे 10 रुपए देता है। शुक्रिया भगवान, अब इस 10 रुपए के पाव खरीद लेता हूँ। माना कि उससे पेट भर नहीं पर आधा पेट तो भर ही जाएगा। दिन बीतते हैं और गरीब मोची पूरी मेहनत से अपना काम करता गया और 11 साल का लंबा समय गुजर गया। कल का गरीब बच्चा 22 बरस का हो गया था। तभी गरीब मोची के बराबर में मनोहर नाम का एक नए मोची ने साल भर पहले ही वहाँ डेरा डाला था। मनोहर गरीब मोची गोपी को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। अरे भाई मोची महाराज, सुना है कल तू खुद ही अपने लिए लड़की ढूंढने निकला था। मिली क्या कोई अप्सरा? अरे तुझ जैसे तेनालीराम को अप्सरा तो क्या, कोई लंगड़ी लूली लड़की मिलना भी मुमकिन नहीं। एक तो अनाथ, ऊपर से गरीब मोची। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सालों से मोची की दुकान खोले बैठा है, मगर अपनी झोपड़पट्टी को एक मकान में भी नहीं बदल सका। ऐसे में तुझ फटे हाल को भला कौन सा बाप अपनी बेटी देगा? ये सुनकर गरीब मोची के मन में उथल पुथल मचने लगती है और वह जमीन में नजरें गड़ाए अपनी आंखों में झुलमिलाते आंसुओं को छिपाने लगता है। उस रात मोची घर लौटते वक्त खुद से बातें करता है। दुनिया दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, मगर जी तोड़ मेहनत के बाद भी मैं मोची 11 साल बाद भी गरीबी में दिन काट रहा हूँ। गरीब मोची अपनी गरीबी को सोचता हुआ बेमन से रूखी सूखी रोटी और प्याज खाकर सो जाता है। समय बीतता है। कुछ ही सप्ताह के बाद सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। एक दिन जब मोची हाथों में झोला लटकाए बाजार की ओर बढ़ रहा था, तभी भूख से बिलखती एक भिखारिन लड़की उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, मुझ भिखारिन पर तरस खाओ, मैंने कई दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। तुम तो ठंड से ठिठुर रही हो, मेरे साथ चलो। मोची उस भिखारिन को घर लाकर उसे स्वेटर और खाने को देता है। दिन बीतते हैं। गरीब मोची के गैर हाजिरी में भिखारिन उसके घर का सारा कामकाज कर दिया करती। गोपी उस भिखारिन के साथ शादी के सपने बुनने लगा और एक दिन वह अपने मन की बात बोल पड़ा। मेनका, मैंने हमेशा से अपने मन में ये सोच रखी थी कि मैं किसी गरीब लड़की से शादी करूंगा, और देखो भगवान तुम्हें भिखारिन के भेष में मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या तुम मुझ गरीब मोची की बीवी बनोगी? ये सुनकर मेनका खुशी से चहक उठती है, जिसके बाद मेनका और मोची एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। मोची जैसे ही मेनका को घर लेकर आता है, वह भिखारिन अप्सरा जैसे जादुई दुल्हन के भेष में बदल जाती है। उसके लंबे लहराते केश, गुलाबी होंठ, नीली आंखें और दूधिया चेहरे पर सजे 16 श्रृंगार को देखकर गरीब मोची दंग होकर आंखें मीचते हुए बोलता है, तुम कौन हो और मेरी दुल्हन कहाँ है? मैं ही तुम्हारी दुल्हन हूँ गोपी। भिखारिन का भेष धरकर मैं तुम्हें भाप रही थी। तुम बेहद भले इंसान हो। दरअसल मैं जादुई दुल्हन हूँ। मुझे ऐसे हमसफर की तलाश थी जिसके मन में सूरत से बढ़कर सीरत के मायने हो, और तुम मेरी सोच में खरे उतरे। मगर मैं कैसे मान लूं कि तुम जादुई दुल्हन हो? मोची का सवाल सुनकर सुंदर जादुई दुल्हन खिलखिलाते हुए जैसे ही चुटकी बजाती है, गोपी की झोपड़पट्टी एक सुंदर महल में बदल जाती है। अब तो यकीन हो गया होगा गोपी कि तुम्हारी दुल्हन जादुई है। जादुई दुल्हन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगी? अरे खाना बनाने की क्या जरूरत है, तुम बस ये बताओ कि खाना क्या है। जादुई दुल्हन का सवाल सुनकर गरीब मोची के दिमाग में 56 भोग की छवि उभर आती है और वो कहता है, पिछले 11 साल से मुझे गरीब मोची ने अच्छा खाना नहीं खाया, बस प्याज रोटी से ही पेट भरता आया हूँ। आज मैं 56 भोग से भरी थाली का स्वाद चखना चाहता हूँ। ये सुनकर जादुई दुल्हन जिन्न के जैसे अपने हाथों को हवा में घुमाने के साथ सुनहरी रोशनी के साथ 56 भोग की थाली से भरपूर खाना प्रकट करके गोपी के आगे परोसती है। ये लो मेरे प्यारे पति देव, आपका हुक्म हाजिर है। खाने की खुशबू से मंदा गरीब मोची थाली पर टूट पड़ता है। कुछ देर बाद, शुक्रिया मेरी जादुई दुल्हन, तुम्हारे दिए दावत के कारण आज पूरे 11 सालों के बाद मुझ गरीब मोची ने प्याज रोटी को भूलकर 56 भोग से भरी इस पूरी पकवान से पेट भरा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ गरीब का ओछा जीवन ऐसे बदल जाएगा।
अब बस भी करो मेरे प्यारे पति देव, अपनी जादुई दुल्हन को दाना मत डालो। नहीं जादुई दुल्हन, मैं तो तुम्हारे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं। तुम कहाँ अप्सरा जैसी सुंदर और मैं ठहरा गरीब मोची, मेरा तुमसे क्या मेल। गोपी की इन बातों ने जादुई दुल्हन को एक ओछापन दिखाई देता है। बावजूद उसके उस पल जादुई दुल्हन दरिया के जैसे शांत स्थिर थी। अगली सुबह, जादुई दुल्हन, मैं बाजार जा रहा हूँ। कई दिनों से मैंने मोची की दुकान नहीं लगाई, इसलिए जाना होगा। जरा ठहरो तो मेरे प्यारे पति देव, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? क्या हुआ मेरी जादुई दुल्हन, तुम मुझे तिरछी नजर से निहार क्यों रही हो? जानता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने जोकर के जैसा लगता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे पति देव, मगर जादुई दुल्हन का पति ऐसे फीके पहनावे में बिल्कुल भी नहीं जचता। तुम्हें बिखराव की नहीं, बस कुछ बदलाव की जरूरत है। ऐसा सोचते हुए जादुई दुल्हन एक मंत्र बोलती है। चल मेरे जादुई हाथ, दे मेरा साथ, मेरे प्यारे पति देव की बदल दे तू जात। फिर जादुई दुल्हन जैसे ही 3 बार तालियां बजाती है, मोची एक नौजवान राजकुमार के रूप में बदल जाता है। उसके चेहरे पर उतरा नूर देखकर जादुई दुल्हन कहती है, अरे वाह, क्या बात है, तुम तो मोची से मिर्जा बन गए। जरा आईने में खुद को देखो तो। अरे वाह जादुई दुल्हन, तुमने तो मुझ मोची को शाही राजा जैसा कर दिया। मेरे प्यारे प्रीतम प्यारे, तुम जादुई दुल्हन के पति हो, अब तो तुम्हारे मन में कोई मलाल नहीं रही। और रही बात मोची की, तो ज्यों कि अब तुम्हारी जोड़ू एक जादुई दुल्हन है, तो इतनी मेहनत क्यों करनी? नहीं जादुई दुल्हन, भगवान ने अगर तुम्हारे अंदर रज रज के जादू दिया है तो इससे गरीब और बेसहारों की मदद करो। मुझ मोची को और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझ गरीब की जीवन संगिनी हो, यही बहुत है। मोची के मन की भली इच्छा जानकर जादुई दुल्हन का मन भी बाग बाग हो जाता है। हम सभी स्वार्थी हैं जो अपना बेहतर चाहते हैं, मगर गोपी को अपनी होड़ नहीं थी। उसने मोची बनकर 11 साल की गरीबी को बेहद करीब से महसूस किया था। इसलिए जादुई दुल्हन मिलने के बाद उसने खुद तो मोची बनकर मेहनत से रोटी कमाया, मगर अपनी जादुई दुल्हन के द्वारा गरीब और मसलूबों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। रात का समय होता है। एक क्लब के अंदर कुछ लड़कियां बैठकर मजे से हुक्का पी रही होती हैं। अरे यार प्राची, और कब तक यहाँ हुक्का बार में बैठी रहेगी? अरे चल घर चलते हैं, नहीं गए तो बहुत पिटाई हो जाएगी आज हमारी। हाँ प्राची, तेरी वजह से हमें पिछली बार भी बहुत सुनने को मिला था, लेकिन अब और नहीं। अरे तुम दोनों क्यों इतनी चैं चैं कर रही हो? इस रंगीन रात का मजा उठाओ और मौज करो। ये हुक्का भी कितनी मस्त चीज है यार, मन करता है पीती जाऊं और बिल्कुल ना रुकूं। चल प्राची, छल्ले बनाते हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं, चलो बनाते हैं छल्ले। देखते ही देखते वो सभी लड़कियां छल्ले बनाने लगती हैं, लेकिन तभी एक औरत पीछे से आकर प्राची के बाल पकड़ लेती है और अपनी चप्पल निकालकर उसे मारना शुरू कर देती है। अरे करम जली मनहूस, इस दिन के लिए तुझे मैंने पैदा किया था ताकि तू इस क्लब में आकर हुक्का पीती रहे और मैं आधी रात के समय तेरे घर आने का इंतजार करती रहूं। माँ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी तुझे। आज तो मैं तुझे इतना मारूंगी कि फिर कभी इस हुक्का बार में आने की हिम्मत नहीं होगी तेरी, समझी तू? माँ, आखिरी मौका दे दो इस बार, आज के बाद फिर कभी भी हुक्का नहीं पीऊंगी। आप जो कहोगे वही करूंगी, मैं वादा करती हूँ। प्राची की ये हालत देखकर उसकी सभी सहेलियां वहां से भाग जाती हैं, जिसके बाद प्राची की माँ उसे अपने साथ ले जाती है और अगले दिन सवेरे होते ही प्राची के पास आकर कहती है, ये लो प्राची, इन कपड़ों को पहनकर आधे घंटे में तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं अभी शादी कैसे कर सकती हूँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है, जरा मेरे बारे में तो सोचो। बस मैंने अब सोच लिया है, मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मेहमान आते ही होंगे। प्राची को न चाहते हुए भी अपनी माँ की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो रेडी होकर नीचे आ जाती है, जहाँ उसकी होने वाली सास मीना उसके देखते ही कहती है, अरे वाह रानी बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, आओ बेटी मेरे पास आकर बैठो। मीना कुछ देर प्राची से बात करती है, जिसके बाद वो रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में प्राची की शादी राजीव से हो जाती है। वो अपने घर से विदा होकर राजीव के घर आ जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा खासा चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद प्राची रात को अचानक से उठ जाती है। अरे यार, बस अब हद हो गई है,
अब मुझसे और नहीं रहा जाता। जब तक 2 कस हुक्के के ना मार लूं, मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो हुक्का ही नहीं है। प्राची नींद से उठकर किचन में जाती है। क्यों ना मैं अपना फ्लेवर वाला हुक्का खुद ही बना लूं? ऐसा सोचकर प्राची रसोई से कुछ सामान इकट्ठा करके अपने घर की छत पर ले जाती है और वहां बैठकर आराम से अपना हुक्का बनाती है और उसके कश मार मार कर हुक्के का आनंद उठाती है। हाय, क्या जिंदगी थी मेरी जब मैं हुक्का पिया करती थी और मेरी सभी सहेलियां मेरे साथ हुआ करती थी। प्राची अपने हुक्के वाले दिनों को याद कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ राजीव नींद से जाग जाता है और अपने बिस्तर पर अपनी पत्नी प्राची को न देखकर घबरा जाता है। अरे, ये प्राची कहाँ गई? वो उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो सबसे पहले रसोई में जाता है और उसके बाद गार्डन में। अरे, ये प्राची कहाँ गई इतनी रात को? कहीं छत पर तो नहीं है? क्या पता खुली हवा खाने के लिए चली गई हो। एक बार देखकर आता हूँ। राजीव उसे छत पर देखने के लिए चला जाता है, जहां उसे प्राची नजर ही नहीं आती। जब वो वापस अपने कमरे में पहुंचता है तो बिस्तर पर प्राची को सोता हुआ देख हैरान रह जाता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? प्राची तो कमरे में ही है और सो भी रही है। बेचारा राजीव परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो चुपचाप से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, प्राची नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा रही होती है, जिसे देखते ही राजीव उससे कहता है, अरे प्राची, क्या तुम रात के समय नींद से उठकर कहीं गई थी क्या? अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो पता ही है मैं दिन भर काम करके कितना थक जाती हूँ। एक बार सोने के बाद पता ही नहीं चलता कि कौन सी दुनिया में पहुँच गई। ये सुनने के बाद राजीव अपने मन में सोचता है, लगता है मुझे ही नींद में होश नहीं था, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। वहीं प्राची भी अपने मन में सोचती है, ओहो, बाल बाल बच गई। अगर रात को मैंने छत से राजीव जी को गार्डन में देखा नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसा सोचकर वो अपना काम करने लगती है, जिसके बाद राजीव ऑफिस के लिए निकल जाता है और तभी प्राची की सास मीना उसे अपने कमरे में बुलाती है। अरे बहू, कहाँ है तू? जल्दी यहाँ आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे, अब इस बुढ़िया को क्या हुआ? कहीं इसने मुझे रात को हुक्का पीते हुए तो नहीं देख लिया? अरे बहू, जिंदा है ना? क्या तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? आई माँ जी। जैसे ही प्राची अपनी सास के कमरे में जाती है, उसकी सास कई सारे गहने लेकर बैठी होती है। अरे माँ जी, ये क्या? कहीं आपने गहने बेचने का काम तो नहीं शुरू कर दिया? अरे नहीं बहू, ये तो हमारे खानदानी जेवर हैं। ये ले, अब तू इस घर की बहू है, इसलिए अब से ये गहने जेवर तेरे हुए। इतने सारे गहने देखकर प्राची बहुत खुश होती है। तभी उसकी सास मीना कहती है, बहू, आज रात तुम दोनों की शादी का जश्न है। मैंने हमारे सभी मेहमानों को बुलाया है। इन जेवर के साथ अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। प्राची बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद रात होते ही वो गहने और कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। जश्न में सभी मेहमान होते हैं, यहाँ तक कि कुछ मेहमानों के लिए जश्न में हुक्का भी मंगवाया होता है। हुक्के को देखकर प्राची अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या सच में इस जश्न में हुक्का भी मंगवाया गया है? लेकिन मैं तो ये हुक्का पी ही नहीं सकती। अब क्या करूँ? मुझे हुक्का पीने का मन कर रहा है। प्राची बार बार हुक्का पीने वालों के पास जाती है और हुक्के की खुशबू सूंघ कर रह जाती है। प्राची का हुक्का पीने का बहुत मन करता है, लेकिन वो हुक्का पी नहीं पाती, जिसकी वजह से वो चुपचाप किसी तरह एक हुक्के का सामान छुपाकर छत पर ले जाती है और छत पर हुक्का पीने लगती है। अरे वाह, क्या बात है! इस हुक्के को पीकर तो मजा ही आ गया। तभी उसकी सास मीना छत पर हुक्का लेकर पहुंच जाती है, जिसके बाद मीना प्राची को हुक्का पीते हुए देख उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ छत पर क्या कर रही है? और तू हुक्का भी पीती है? वो माँ जी, बस यूं ही। बस मैं तो ताजी हवा खाने के लिए आई थी यहाँ। डर मत बहू, तू सच बोल, क्योंकि मैंने तुझे हुक्का पीते हुए देख लिया था। वैसे मैं भी यहाँ हुक्का पीने आई हूँ। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी, लेकिन ये हुक्का पीने की आदत छूट ही नहीं पाई, इसलिए छुप छुप कर यहाँ पी लेती हूँ। दोनों सास बहू का एक जैसा हाल था। उस दिन के बाद दोनों सास बहू छुप छुप कर हुक्का पीती रहती हैं। अब प्राची अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है।
बसंतपुर गांव में आज मातम का माहौल छाया हुआ था। गांव गढ़ की बड़ी भीड़ में सफेद साड़ी में लिपटी उस विधवा को, जिसका नाम सीता था, उसे घेर रखा था। वह अपने पति के शव को उदास आंखों से निहार रही थी। उसका दुख दरिया बनकर बहे जा रहा था। तभी भीड़ में खड़ी रज्जो कहती है, जाने कैसी निगोड़ी किस्मत है बेचारी की, भरी जवानी में भगवान ने इसकी मांग सूनी कर दी। चिल्ला के चले जाने के बाद बब्बन ही तो था जो किसानी बनिहारी करके अपनी दोनों बहन और बीवी का भरण पोषण चला रहा था, मगर अब तो 2 जवान ननद के ब्याह का भार तुझ भाभी के कंधों पर सवार है। चुप हो जा सीता, अगर आंसू बहने से मुर्दे जाग उठते तो गरीब दुखियारे लोगों के बहते आंसू से संसार समंदर में समा गया होता। रज्जो की बात सुनकर सीता आंसू पोंछकर अपने पति का दाह संस्कार करके अपनी दोनों ननद के साथ घर आती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। तान्या, त्रिशा, खाना खा लो। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भले ही भूख नहीं लगी, मगर मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, और तुम तो जानती हो कि मुझे अकेले खाने की आदत नहीं। बस कीजिए भाभी, इस झूठे हंसी के बोझ तले दबे आंसू को कब तक लुकाएंगी? आप बह जाने दीजिए इस आंसू को, क्योंकि दर्द को सीने में दफन करना नासूर से बढ़कर है। सीता औंधे मुंह धरती पर बैठकर आंसू बहाने लगती है। कुछ देर बाद तीनों बेमन से खाना खाती हैं। क्या हुआ भाभी, खाने की थाली छोड़कर कहाँ खोई हुई हैं आप? कुछ समझ नहीं आ रहा त्रिशा, रसोई के खत्ते खाली हो गए हैं। दाना पानी खरीदने को भी हाथ में एक खोटा सिक्का तक नहीं। कल से कैसे जलेगा चूल्हा? भाभी, एक चारा है जिससे हमारे घर का चूल्हा उदास नहीं पड़ेगा। क्या तान्या? हम तीनों ही जानते हैं सीता भाभी की आप कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। कैसा रहेगा हम ननद भाभी एक ढाबा खोले? मगर तान्या, ढाबा खोलना इतना आसान नहीं, हमें कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। भाभी, एक उपाय है। मुझे और तान्या को स्कूल से जो साइकिल मिली है उससे बात बन सकती है। खाना बनाने का भार आप संभाल लो और उन्हें बेचने की जिम्मेदारी हम उन्हें अपनी साइकिल की पिछली सीट पर बांधकर बेचेंगी। सीता अपने मंगलसूत्र को सुनार के हाथों सौदा करके कुछ पैसे मोल लेती है। अगले दिन सीता चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ जागकर चूल्हा फूंक कर खाना पकाने लगती है और दोनों ननद उन्हें साइकिल पर बांधकर बेचने निकल पड़ती हैं। आओ आओ लोगों और चखो ननद भाभी के भोजनालय में बने चटपटे खाने का स्वाद भरपूरी के साथ। खाने की खुशबू से मांद कर बसंता नाम का एक आदमी उनके पास आता है। अरे क्या क्या बेच रही हो खाने में? 4 रोटी, तड़केदार चावल, मिक्स सब्जी और साथ में चटनी का चस्का भी मौजूद है भाई जी। ठीक है, एक थाली तैयार कर दो। बसंता खाना लेकर बदले में उन्हें पैसे देता है, जिसे लेकर दोनों बहनें आगे निकल जाती हैं। देखते ही देखते दोपहर की धूप ढलते सूरज के साथ मुरझा जाती है। तान्या, अंधेरा घिरना शुरू हो चुका है, वैसे भी थोड़ा ही खाना बचा है, चलो भाभी हमारी राह देख रही होंगी। फिर तान्या और त्रिशा अपनी साइकिल पर सवार होकर तेजी से घर चली आती हैं। आ गई तुम दोनों, कैसा रहा पहला दिन? उतना खास तो नहीं भाभी, मगर पहले दिन के मुताबिक बेहतर था। पूरे 1000 रुपए की कमाई की है हमने अपने घर के ढाबे से। देखना भाभी, बहुत जल्दी आपकी बनाई खाने की प्रसिद्धि घर घर से पूरे आल्ट बाजार में छा जाएगी। तीनों ननद भाभी लगातार पूरी लगन से ढाबे के सपने के दृढ़ता से थाम कर भरपूर मेहनत करती हैं। जैसे जैसे सीता के हाथों से बने खाने का स्वाद निखरता चला गया, ग्राहकों की होड़ भी होती चली गई और उनका बड़ा इंतजार खत्म हुआ। भाभी, आपके हाथों के खाने की खपत बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ भाभी, अब जितना खाना साइकिल पर लेकर जाते हैं वह आधा पहर तक बीत जाता है और खाने की कमी के कारण हम खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब हमारे पास खुद के खाने का ढाबा खोलने के लिए पैसे जुड़ गए, क्यों ना हम कल से ढाबा खोल लें? हाँ, तुम सही कह रही हो तान्या, अब हमारे पर अपने इस ढाबे के विचार को साकार करने का आधार है। हम ढाबा खोलेंगे, मगर यह साइकिल से खाने का व्यापार चलते रहेगा ताकि हमारे खाने से बंधे ग्राहक बिखरे नहीं। इसी के साथ तीनों ननद भाभी एक खाली दुकान को भाड़े पर लेकर ननद भाभी भोजनालय के नाम से खाने का ढाबा खोलती हैं। माँ अन्नपूर्णा, हमारे इस ढाबे पर अपनी दृष्टि फेरना ताकि हमारे ढाबे के खाने का स्वाद ग्राहकों के मुंह में घुल जाए। देखो भाभी, ग्राहक आना शुरू हो गए। त्रिशा, तुम ये रोटियां सेको, मैं झटपट से दाल और सब्जी में तड़का लगा दूं। अगले ही पल तान्या खाने से भरी थाली ढाबे पर बैठे ग्राहकों के सामने परोसती है। ये लीजिए काका, गरम गरम खाना खाइए, एक बार खाएंगे फिर बार बार आएंगे। ऐसा क्या?
ये तो तुम ननद भाभी के ढाबे का खाना चक्कर ही पता चलेगा। जैसे ही मनोहर खाने का एक और खाता है, उसके मुंह से बड़ाई के बोल फूट पड़ते हैं। अरे वाह, क्या जायकेदार खाना बनाया है, स्वाद मुंह में घुल गया है। तुम तीनों ननद भाभी का हाथ एकदम नपा तुला है, मिर्च मसाले का भरपूर ज्ञान है आपको। शुक्रिया काका, हमारे ढाबे पर खाने के साथ आप अपना ऑर्डर भी दे सकते हैं, यहाँ होम डिलीवरी एकदम फ्री है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल शहर के जोमेटो जैसा है। उसे गांव गढ़वासी भी होम डिलीवरी को जान समझ सकेंगे। ऐसे ही समय बीतता है। धीरे धीरे ननद भाभी के ढाबे के खाने की खुशबू गांव देहात के ग्राहकों में बढ़ चढ़ कर उठती है। अब ननद भाभी के भोजनालय ढाबे पर खाने वालों की बड़ी भीड़ जुटती रहती है। तान्या, त्रिशा, बस इतनी मदद काफी है। अब बस सिगड़ी सुलगाकर रोटियां ही तो सेकनी है। तुम दोनों जाओ और ढाबे की ये डिलीवरी दे आओ, कहीं देर ना हो जाए। अरे भाभी, चिंता ना करो, हमारी साइकिल बुलेट से बढ़कर है, बस मिनटों में ऑर्डर देकर वापस आ जाएंगी। ऐसा कहकर दोनों ननद ढाबे का खाना साइकिल पर लेकर पहुंचने चली जाती हैं, जहां डिलीवरी का ऑर्डर एक बड़े दफ्तर के पास देखकर वह कहती हैं, वो देखो त्रिशा, ये तो किसी अफसर का दफ्तर है। कभी सोचा नहीं था हमारे ढाबे के खाने को इतने बड़े लोगों के बीच में पहचान मिलेगी। जैसे ही वह खाना लेकर अंदर आती हैं, रौनक नाम का एक रईस शख्सियत कहता है, हाँ, ये आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था मैं। आपके खाने की खुशबू इतनी उम्दा है कि भूखा दूर से ही भाप जाए। जी शुक्रिया सर, ये तो स्वाद की बात है। हाँ, सो तो है, आपके खाने में घर जैसा स्वाद है, इसलिए मैं आपके ढाबे का खाना पसंद करता हूँ। और मेरे स्टाफ को भी खाना बेहद भाया, इसलिए कल से आप यहाँ 30 टिफिन लेकर आना। ये सुनकर तान्या और त्रिशा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। भाभी, हमारे ढाबे के खाने की डिलीवरी से लोगों में चाव बढ़ती ही जा रही है। कल से हमें एक नए दफ्तर में 30 टिफिन खाना पहुंचाना है। ये तो खुशी की बात है, हमारे ढाबे के खाने की खुमारी लोगों में बढ़ रही है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। तीनों ननद भाभी उस ढाबे से दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करती हैं, जिसे उनके घर पर छाई गरीबी की बदरात छट जाती है। देखो भाभी, हमारे ढाबे ने स्वादिष्ट खाने की सुर्खियां बटोरने में महंगे 5 सितारे होटल को भी पछाड़ दिया। हाँ, मुझे अभी याद है, ढाबे के शुरुआती दिन में ये इक्के दुक्के ग्राहक हुआ करते थे, मगर आज यहाँ सैकड़ों लोग हमेशा होते हैं। खरा सच कहा है, हमारा ढाबा आज अपने खाने की पहचान का मोहताज नहीं, मगर हम इस बात को भी नहीं बिसार सकते कि यह साइकिल हमारे इस ढाबे की नींव है। उसने गरीबी के बुरे दिनों में बढ़कर साथ दिया, इसके साथ से ही हमें ये कामयाबी हासिल हुई है। कल तक जिनके पास खाने को एक दाना ना था, आज उनके पास कोई घटी नहीं, क्योंकि उन्होंने ढांढस बांधकर ढाबे की नींव रखी। याद रखें साथियों, मेहनत जितनी बड़ी होती है, प्रतिफल उतना ही बड़ा होता है। बहुत कुछ चाहिए ना इन बच्चों को हमसे, इन्हीं को गिफ्ट बनाकर जोड़ देंगे। अब हाँ, फिर नहीं मांगेंगे कोई गिफ्ट। जब देखो हर साल गिफ्ट मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मासूम बच्चे ये नहीं जानते कि इस बार इनका सांता क्लॉस चुड़ैल आई है। ऐसा कहकर वो चुड़ैल अपने सामने सो रहे मासूम बच्चों को अपने जादू से तोहफे में तब्दील कर देती है और उन्हें अपने बैग में रखकर लोमड़ी की बग्गी पर सवार हो जाती है। आखिर दोनों चुड़ैल कौन थी जिसने बच्चों को तोहफा बनाकर अगवा कर लिया? क्या उन चुड़ैलों का ये करने का कोई मकसद था? ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां भूतिया लोक में राका भूत अपनी 5 चुड़ैलों के साथ बॉनफायर जलाकर गपशप कर रहा था। साथ ही धीरे धीरे ओले भी गिर रहे थे। तभी राका कहता है, अरे यार, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? थोड़ा सा बोलकर चुप हो जाते हो, थोड़ी मस्ती करते हैं ना। वैसे भी कितनी ठंड हो रही है। यार, बॉन फायर कर रहे हो तो कुछ नाच गाना हो जाए। हाँ बिल्कुल, पहले मैं ही शुरू करती हूँ। हाय चक्का चक 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 है तू, हाय चक्का चक 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 हूँ मैं, तपती दोपहरी सी लड़की की लहरी से मेरे जैसी चाहिए तेरे जैसे को। हट, ये कोई गाना है भला? मैं गाऊंगी। ओ अंटा मावा वा, ओ अंटा मावा वा। ये भी कोई गाना है? मेरी बारी अब। जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। अरे ये तो क्रिसमस वाला सॉन्ग है, मैं भी गाऊंगी दीदी। तभी सारे भूत और चुड़ैल एक साथ गाना गाने लगते।
जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला, सगर घर ये आला तोहफा बाटेला, और बच्चा चिल्लावे देखो सेंटा आगेला, है जिंगल बेलवा बाजेला। वाह, ये गाना तो बहुत अच्छा है। जिंगल बेलवा से याद आया क्रिसमस आ रहा है थोड़े दिन में, तो क्या सोचा कैसे सेलिब्रेट करना है? मैंने सोचा है हम पांचों बहनें मिलकर धरती पर जाएंगे और बच्चों को गिफ्ट देंगे सेंटा बनकर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बहन। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सेंटा क्लॉज बनने के लिए। मैं भी। मैं तो बहुत अच्छे गिफ्ट दूंगी बच्चों को, इतने कि बच्चे फिर कभी गिफ्ट ही नहीं मांगेंगे। मेरा भी यही मानना है सिमरन की तरह। तो चलो सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को उनका मनपसंद गिफ्ट देंगे। ऐसे ही 3 दिन बाद क्रिसमस आ जाता है। 5 चुड़ैल बहनें सेंटा क्लॉज बनकर लाल टोपी लगाए तैयार हो जाती है और अपनी अपनी बग्गी में बैठकर आसमान में उड़ते हुए बच्चों के पास पहुंच जाती है, जहां चिंटू नाम का लड़का सो रहा था। तभी ढोल की चुड़ैल उसके तकिए के नीचे से चिट्ठी निकालकर पढ़ती है, जिसमें लिखा था, डियर सेंटा क्लॉज, मेरी मम्मी मुझे पैसे नहीं देती। मैंने उनसे बहुत बार एरोप्लेन वाला खिलौना मांगा, पर वो मुझे लाकर नहीं देती। प्लीज सेंटा क्लॉज आप लाकर दे दो मुझे। अरे ये बच्चा इतना छोटा सा कितना प्यारा है। इसकी मम्मी पर पैसे नहीं है, पर मैं इसे ये गिफ्ट जरूर दूंगी। तभी चुड़ैल जादू से एक गिफ्ट बॉक्स रख देती है, जिसमें उसका पसंदीदा खिलौना होता है, और ये रखकर वो अपनी बग्गी में बैठकर जाती है कि चिंटू जाग जाता है और अपनी खिड़की से ढोल की सेंटा क्लॉज चुड़ैल को जाता देखकर कहता है, अरे ये तो मुझे पीछे से सेंटा क्लॉज लगते हैं। लगता है वो मेरे पास आए थे, फिर तो गिफ्ट भी दिया होगा, जरा देखता हूँ। चिंटू अपने कमरे में नजर घुमाता ही है कि उसे वो गिफ्ट दिख जाता है, जिसे खोलकर उसे अपना मन पसंदीदा खिलौना मिल जाता है और वो खुशी से उछलने लगता है और कहता है, अरे वाह, ये तो मेरा वही एरोप्लेन है जो मुझे कब से चाहिए था। देखा सब पागल है। मम्मी और मेरे दोस्त मुझे कैसे बोलते हैं कि सेंटा क्लॉज कुछ नहीं होता, पर मुझे तो मेरे सेंटा क्लॉज से गिफ्ट दे दिया। थैंक यू सेंटा क्लॉज। उड़ जा मेरी एरोप्लेन। ये चलो सो जाता हूँ, कल मम्मी को अपना गिफ्ट दिखाऊंगा। ऐसा कहकर चिंटू सो जाता है। वहीं ढोल की पुष्पा और मोहिनी चुड़ैल मिलकर सभी बच्चों को सेंटा क्लॉज बनकर गिफ्ट बांट देते हैं। वहीं सिमरन और शेषा चुड़ैल एक सोते हुए बच्चे को देखकर कहती है, देख शेषा, ये बच्चा सोते हुए कितना मासूम लग रहा है, लेकिन मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इन्हें गिफ्ट देने का बिल्कुल भी। जानती है ना इन बच्चों ने हमारे साथ क्या किया था पिछली बार, जब हम डराने के लिए इन्हें धरती पर आए थे। हाँ याद है। ए बच्चों, देख क्या रहे हो, डरो मुझसे, मैं चुड़ैल हूँ। अच्छा तो हम भी भूत हैं। डरो मुझसे। देखना साहिल कैसे हमारा पोपट बना रहे चुड़ैल के कपड़े पहनकर। अरे दीदी, हमें डराने की जरूरत नहीं है। अब हम वो बच्चे नहीं है जो भू बोलकर डर जाते थे। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगता? अभी डराती हूँ, मुझसे तो डर ही जाओगे। ऐसा कहकर शेषा चुड़ैल अपने लंबे बाल, लंबे नाखून और लाल जीभ से डराती है, जिसे देखकर बच्चे और जोर से हंसते हैं। अरे दीदी, ऐसे चुड़ैल कम कार्टून ज्यादा लगती हो। आप दोनों ने हमें डराने को ट्राई कर लिया है ना, अब हमारी बारी। साहिल तैयार है ना? ऐसा बोलकर दोनों बच्चे पटाखे की लड़ी लगाकर उसके पास छोड़ देते हैं, जिसके चलते ही दोनों चुड़ैल उछल उछल कर डर के भाग जाती हैं। अरे बहन, बाल बाल बचे हैं, ये बच्चे कम आफत ज्यादा हैं। सही बोला तूने, बुरी बला है और हमसे डरे नहीं, कितने ढीठ भी हैं। बहुत कुछ चाहिए ना इन बच्चों को, हमसे इन्हीं को गिफ्ट बनाकर छोड़ देंगे अब। ऐसा बोलते ही दोनों चुड़ैल उस सोते हुए बच्चे को तोहफा बनाकर अपने झोले में रखकर चली जाती हैं। ऐसे ही दोनों बहनें बच्चों से नफरत करते हुए उन्हें तोहफे में तब्दील कर अपने साथ ले जाती हैं और जाकर भूतिया लोक में रख देती हैं। वहीं बाकी की तीनों चुड़ैलें सेंटा क्लॉज बनकर एक पार्टी में बच्चों के साथ डांस कर रही थी, जहां क्रिसमस ट्री भी बहुत सुंदर बच्चों ने सजा रखा था। ये लो बच्चे, तुम भी गिफ्ट लो और तुम भी। और मुझसे ये बड़े वाला गिफ्ट कौन लेगा? हाँ, तुम ले लो। शुक्रिया सेंटा क्लॉज दीदी। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस बच्चों। हो, हो, हो।
Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. थैंक यू सांता क्लॉज दीदी, आपने हमारी क्रिसमस पार्टी को और भी अच्छा बना दिया। Mention not cute babies, okay? अब हमें जाना होगा। बाय बाय, मेरी क्रिसमस। इस तरह तीनों चुड़ैलें बच्चों के साथ क्रिसमस पार्टी करके वापस भूतिया लोग पहुंचती हैं, जहां दोनों चुड़ैलें उन गिफ्ट्स के साथ बैठी हुई थी। सिमरन शेषा, कैसा रहा तुम्हारा क्रिसमस? तुमने बच्चों को गिफ्ट तो दिए ना? पता है हम जिन बच्चों को गिफ्ट देते वो बहुत खुश थे। हाँ, हमने तो पार्टी भी की क्रिसमस की। मम्मी मम्मी छोड़ो मुझे, मम्मी मुझे घर आना है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है। बचाओ बचाओ कोई। अरे ये बच्चों की रोने की आवाज यहाँ कहाँ से आ रही है? हमारे लोग में तो कोई बच्चा ही नहीं है। एक मिनट, ये आवाज तो इस गिफ्ट बॉक्स में से आ रही है। सिमरन शेषा, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही तो नहीं है? तुमने बच्चों को किडनैप कर लिया और गिफ्ट बॉक्स बना दिया। मोहिनी, तू क्या कह रही है? सिमरन और शेषा ऐसा नहीं कर सकती, वो तो गिफ्ट बांटने गई थी ना। पर तो बोल रही हूँ इन दोनों को बच्चे नहीं पसंद, क्योंकि बच्चों ने उनके साथ पिछली बार क्या किया था जानती हो ना, उसी का बदला लिया होगा उन्होंने। सिमरन शेषा, ये सब क्या है? मोहिनी पुष्पा जो बोल रहे हैं वो सच है? हाँ, 100% सच है। हमने बच्चों से बदला लेने के लिए उन्हें गिफ्ट बना दिया। सिमरन शेषा, मासूम बच्चों के साथ ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। क्रिसमस डे बनाना, गिफ्ट मिलना, एंजॉय करना ये उनका हक है। अरे बच्चे तो शैतानियाँ करते ही हैं जब वह छोटे होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं तुम उन्हें ऐसी सजा दो। ये सही नहीं किया तुम दोनों ने। उन्हें अपने मम्मी पापा की याद आ रही है, वापस पहले जैसा करो। सॉरी बहन, हमें माफ कर दे। हमने सोचा ही नहीं बच्चों के बारे में कि उन्हें अपने माता पिता की याद भी आएगी। गुस्से में उन्हें गिफ्ट बना दिया। तभी दोनों बहन उन सारे गिफ्ट को वापस बच्चों में तब्दील कर देती हैं और उन बच्चों से कहती है, बच्चों हमें माफ कर दो, पर ये बात किसी को मत बताना। और ये लो तुम्हारा क्रिसमस डे का तोहफा। 2 गिफ्ट हैं तुम्हारे लिए। ढोलकी पुष्पा, मोहिनी दीदी, हमारी आंखें खोलने के लिए आप दोनों को शुक्रिया। ये लो बच्चों, हमारी ओर से भी क्रिसमस डे की गिफ्ट ले लो और पोयम गाओ। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। इस तरह 5 चुड़ैल बहनें उन बच्चों के साथ क्रिसमस पार्टी करती हैं और फिर उन्हें उनके घर पर छोड़ देती हैं।